नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात कांग्रेस की आक्रामक नीति और बीजेपी की डिफेंसिव नीति की। कांग्रेस का आरोप है कि भारत जोड़ो यात्रा ने देश में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने का माहौल बना दिया। 2024 में राहुल गांधी के चेहरे पर बड़ा उलटफेर होगा। वहीं बीजेपी इन आरोपों को कांग्रेस का बड़बोलापन करार दे रही है। तो क्या कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को घेर रही है वो मुद्दे 2024 में मोदी का सिरदर्द साबित होंगे? आखिर राहुल के तरकश से निकले तीर क्या सही निशाने पर लगेंगे या फिर टारगेट से भटक जाएंगे? मुद्दा नंबर 1, अदानी पर जेपीसी, केंद्र सरकार और कांग्रेस में आर पार। मुद्दा नंबर 2, संसद में राहुल के भाषण में काटछाट, केंद्र सरकार और कांग्रेस में आर पार। मुद्दा नंबर 3, बीबीसी दफ्तर पर आईटी विभाग का सर्वे, केंद्र सरकार और कांग्रेस में आर पार। आप केवल नारेबाजी करते हैं। अभी बजट सत्र के दौरान अदानी पर सियासी विवाद थमता, उससे पहले ही कांग्रेस ने बीबीसी दफ्तर पर इनकम टैक्स विभाग के एक्शन को लेकर केंद्र सरकार पर प्रचंड प्रहार कर दिया। कांग्रेस का आक्रामक रुख बताता है कि राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने 2024 का एजेंडा सेट कर दिया है। सरल शब्दों में समझे तो कांग्रेस के सियासी तरकश में कई तीर हैं, जिसके निशाने पर नरेंद्र मोदी सरकार है। तीर नंबर 1, नफरती राजनीति, यानी धर्मनिरपेक्ष देश में बीजेपी अपनी नफरती सोच से समाज को बांट रही है। तीर नंबर 2, एजेंसियों का दुरुपयोग, यानी केंद्रीय एजेंसियों के दम पर सवाल पूछने वालों की आवाज बंद करवाई जा रही है। बीबीसी दफ्तर पर इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई को कांग्रेस ने अघोषित इमरजेंसी करार दिया। तीर नंबर 3, संविधान पर प्रहार, यानी देश की संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। संसद में राहुल गांधी के भाषण को कांग्रेस से हटा दिया जाता है, जबकि सत्ताधारी बीजेपी के सांसदों के राहुल के खिलाफ भाषण को नहीं हटाया जाता। तीर नंबर 4, मित्र मंडली, यानी देश में सिर्फ और सिर्फ अदानी और अंबानी की मोनोपोली करवाई जा रही है। केंद्र सरकार के संरक्षण में सिर्फ 2 कारोबारी ही फल फूल रहे हैं। तीर नंबर 5, बेरोजगारी, यानी देश के नौजवानों को रोजगार के लाले पड़े हैं, जबकि सरकार ने हर साल करोड़ों रोजगार देने का वादा किया था। तो ये रूल बदला गया। कांग्रेस ने अपने तरकश से यही 5 तीर निकालकर मोदी सरकार को निशाना बनाते हुए चला दिया है। कितनों को भारी पड़ा। How his hand was shaking when he was drinking water, and you'll understand everything. See, he's used to. He thinks he's very powerful, and people will get scared of him. He doesn't realize the absolute last thing I'm scared of is Narendra Modi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे रहे हैं। चैलेंज ये कि वो डरने वाले नहीं, जबकि नरेंद्र मोदी विपक्ष के आरोपों को सिर्फ और सिर्फ सियासी बयान बता चुके हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता था देश की जनता देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। ईडी ने एक लोगों को एक मंच पे ला दिया है। कांग्रेस बयानों के तीर चला रही है, तो अब सियासी रण में गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हो गई है। मोर्चा शाह ने संभाला। अभी सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है। देश की कैबिनेट के सदस्य नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो, उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। इधर शाह ने सुप्रीम कोर्ट को ढाल बनाकर विपक्ष के तीर को बेअसर कर दिया, तो उधर कांग्रेस ने आरोप का नया तीर चला दिया। कोर्ट में क्या मामला है? जनता की अदालत में सवाल पूछे हैं। प्रधानमंत्री जी से सिर्फ छोटे से सवाल कुछ पूछे थे कि कितनी बार अदानी जी आपके साथ विदेश गए, या आप जिन देशों में जाते हैं उसके बाद कितनी बार अदानी जी वहां गए, उनको वहां क्या ठेके मिले, कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। जवाब दे देना। क्यों नहीं देते जवाब? तो छिपाने को तो है कि जेपीसी नहीं होने दे रहे। क्यों नहीं होने दे रहे जेपीसी? किस बात से घबराहट है?
अभी दूर है 2024, लेकिन सियासी पिच पर पक्ष और विपक्ष की टीम प्रैक्टिस मैच के लिए उतर गई है। मतलब ये कि 2024 का मुकाबला बहुत तूफानी होने वाला है। अदानी पर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए 7 सवाल पूछे थे। पहला, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में देश के बाहर अदानी का शेल कंपनियों का जिक्र, ये कंपनियां किसकी हैं? दूसरा, शेल कंपनियों से आ रहा पैसा किसका है? तीसरा, शेल कंपनीज पर सरकार ने कोई सवाल क्यों नहीं उठाया, जबकि अदानी देश के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिफेंस को डोमिनेट करते हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। चौथा, प्रधानमंत्री की फॉरेन ट्रिप्स पर अदानी कितनी बार साथ गए? पांचवा, कितनी बार विदेश यात्राओं में अदानी ने पीएम से मुलाकात की? छठा, पीएम के विदेश दौरे के बाद अदानी उन देशों में कितनी बार गए? सातवां, अदानी ने बीजेपी को कितने पैसे दिए? इलेक्टोरल बॉन्ड में अदानी से कितनी रकम मिली? अपने परिवार के आरोप यही है कि केंद्र सरकार अदानी पर बोलने से बच रही है। कांग्रेस की माने तो केंद्र सरकार राहुल गांधी की लोकप्रियता से डरी हुई है। दरअसल लोकसभा में मोदी ने 88 मिनट का भाषण दिया, जबकि राज्यसभा में 85 मिनट की स्पीच दी। सरल शब्दों में समझे, 173 मिनट के भाषण में 2024 का ब्लूप्रिंट रख दिया, अपना एक एक वोट कैलकुलेट करवा दिया। वहीं दूसरा एंगल ये है कि मोदी ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब नहीं दिया। मतलब ये कि अदानी पर नरेंद्र मोदी खुलकर नहीं बोले। आपने संसद में अदानी को लेकर सियासी लड़ाई देखी होगी। पहले लोकसभा में राहुल गांधी 50 मिनट तक बरसे, फिर जवाब में मोदी लोकसभा के अंदर 88 मिनट तक गरजे और फिर राज्यसभा में पूरे 85 मिनट तक पीएम मोदी ने प्रहार किया था। लेकिन सवाल और जवाब की इस जंग में क्या निकला? विपक्ष कह रहा है कि मोदी अदानी पर मौन क्यों रहे, और मोदी कह रहे हैं जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही खिलेगा। देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी, नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। बड़ी बात यह है कि अदानी को हथियार बनाकर प्रधानमंत्री पर किए गए हमले को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी लोकसभा में 50 मिनट का भाषण देते हैं और पूरे 60 बार अदानी का नाम लेते हैं, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा और राज्यसभा में कुल मिलाकर 173 मिनट का भाषण देते हैं और अदानी का एक बार भी नाम नहीं लेते। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल से डरकर सरकार ने ऐसा किया है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है। लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी नोटिस में राहुल गांधी को जवाब देने के लिए 15 फरवरी की मियाद दी गई है। कांग्रेस के आरोप पर शाह ने क्या जवाब दिया, सुनिए। पहली बार एक्सपंज नहीं हो रहे जी। पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स एक्सपंज शब्दों और वाक्यों से भरा पड़ा है। पार्लियामेंट के रूल्स के हिसाब से बहस का स्थान है, और जब रूल्स के हिसाब से बहस करनी है तो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में करनी पड़ती है। मोदी सरकार की दलील यही है कि कुछ गलत नहीं किया, लेकिन कांग्रेस बनाम केंद्र सरकार की जंग यहीं तक सीमित नहीं है। बीते दिन कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार के इशारे पर ही राहुल गांधी के चार्टर प्लेन को वाराणसी में उतरने नहीं दिया गया, जबकि इस आरोप का खंडन बीजेपी ने किया। यहाँ पर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके और उनको फिर आगे प्रयागराज जाना था, प्रयागराज में उनका कार्यक्रम था। पर आज ये यहाँ पर अथॉरिटी ने पूरी तरीके से सरकार के दबाव में और राष्ट्रपति का हवाला देकर इन्होंने उनकी जहाज उतरने नहीं दी, परमिशन नहीं दिया और कार्यक्रम कैंसिल करा। 13 फरवरी 2023 को हमें 9:12 को व्हाट्सएप के जरिए और 9:16 पर ईमेल के जरिए सूचना मिली कि माननीय सांसद जी राहुल गांधी जी का जहाज जो बनारस आने वाले थे वो कैंसिल हो गया। ये सूचना हमको ऑपरेटर द्वारा एआर एयरवेज जो ऑपरेटर है उन्होंने प्रदान किया। मतलब ये कि वाराणसी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नहीं, बल्कि राहुल गांधी को ले जा रही चार्टर जेट कंपनी ने खुद ही उड़ान को रद्द कर दिया था। संसद से सड़क तक इन तस्वीरों में सियासी पैगाम छिपा हुआ है। पैगाम ये कि 2024 के इधर केंद्र सरकार तैयार है तो उधर नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए
कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ रही है। आज तक ब्यूरो। आपने अडानी पर मोदी सरकार और राहुल गांधी का बार पलटवार देखा और अब आपको दिखाते हैं कि आज बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर इनकम टैक्स से सर्वे शुरू किया तो कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष मोदी सरकार पर बरसने लगा। हम आपको बता दें कि मोदी पर बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री प्रसारित होने के कुछ ही हफ्ते बाद ये कार्रवाई हुई है। कांग्रेस इसे अघोषित आपातकाल बता रही है तो बीजेपी ने बीबीसी का नया नामकरण किया है भ्रष्ट और बकवास कॉरपोरेशन। साथ ही इस कार्रवाई को संविधान के तहत बताया है। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ती है। दिल्ली के केजी मार्ग एरिया में एचटी टावर की 5वीं और 6ठी मंजिल पर बीबीसी का ऑफिस है। यहाँ इनकम टैक्स की 24 सदस्यों की टीम रेड करती है। सूत्र बताते हैं कि एक्शन के दौरान सभी स्टाफ के फोन बंद करा दिए गए। सभी को मीटिंग रूम में बैठने के लिए कहा गया। उधर मुंबई के सांता क्रूज इलाके में बीबीसी स्टूडियोज पर भी इनकम टैक्स विभाग की टीम पहुँचती है। जैसे ही बीबीसी की तरफ से ट्वीट करके ये कंफर्म किया जाता है कि आयकर विभाग की टीमें दिल्ली और मुंबई ऑफिस में मौजूद है, हम उन्हें पूरा सहयोग दे रहे हैं। इतने में तो भारत में विपक्ष मोदी सरकार पर वार करने लगता है। वारंट आपको पता है? वारंट शीट में लिखा हुआ वारंट आप लोग गेट खुलवा रहे हैं 10 मिनट से गेट क्यों खुलवा रहे हैं आप लोग? बीबीसी के दफ्तरों पर रेड को लेकर तगड़ी सियासत शुरू हो जाती है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के जवाब में बीबीसी पर इनकम टैक्स की रेड यह घोषित आपातकाल है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा बीबीसी के दफ्तर में छापेमारी वाकई चौंकाने वाली है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीबीसी पर छापे की खबर वैचारिक आपातकाल की घोषणा है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा कि जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं उन मीडिया पर छापे पड़ते हैं। चुनाव हार जाओ, ईवीएम खराब, दे दो गाली। चुनाव हार जाओ, चुनाव आयोग को गाली दे दो। अगर कोर्ट में फैसला पक्ष में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट को गाली दे दो। अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, जांच एजेंसियों को गाली दो। अगर सेना पराक्रम करे तो सेना की आलोचना करो, सेना को गाली दो। बीबीसी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स रेट पर सवाल उठाने वालों को जवाब देने के लिए बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और ये साफ किया जाता है कि ये बीबीसी के दफ्तरों में इनकम टैक्स विभाग का सर्वे है। हम आपको बता दें कि बीबीसी का फुल फॉर्म है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, लेकिन बीजेपी इसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन का नाम देती है। पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन हो गई है और दुख की बात यह है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। बीबीसी के दफ्तरों में रेड पर शुरू हुई इस सियासत की जड़ में पहुंचने से पहले आपको दिखाते हैं आयकर विभाग बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर में क्यों पहुंचा। आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप है। इसी को लेकर सर्वे किया जा रहा है। बीबीसी ने सर्वे की पुष्टि करते हुए कहा कि हम अथॉरिटीज का सहयोग कर रहे हैं। बीबीसी के दफ्तरों में आईटी अधिनियम 1961 के अलग अलग प्रावधानों जैसे धारा 133A के तहत सर्वे किए जा सकते हैं। इसके तहत ऑफिशियल खाते की जानकारी, दस्तावेज, नकदी, स्टॉक या दूसरे कीमती सामान की जांच करने के लिए किसी भी कैंपस में प्रवेश की अनुमति होती है। इनकम टैक्स विभाग समय समय पर जहां पर अनियमितताएं पाई जाती हैं वहां पर सर्वेस करता है और जब ये सर्वे का काम पूरा होता है तब वो अपना एक प्रेस नोट या प्रेस ब्रीफिंग करके जानकारी देते हैं। ये पहली बार नहीं है जब बीबीसी के दफ्तरों पर कार्रवाई हुई है। 1970 में 2 साल के लिए दिल्ली में बीबीसी के दफ्तर को बंद कर दिया गया था। तब इंदिरा गांधी की सरकार थी। इमरजेंसी के दौरान यानी 1975 में भी बीबीसी पर भारत विरोधी खबरें चलाने का आरोप लगा। उस वक्त सरकार ने कहा था कि बीबीसी भारत की छवि धूमिल करने का एक भी मौका नहीं गवाती। इमरजेंसी के बाद बीबीसी ने अपने जाने माने पत्रकार मार्क टुली को वापस बुला लिया था और बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई पर विपक्ष हल्ला काट रहा है और कह रहा है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बाद बीबीसी के दफ्तरों पर कार्रवाई की जा रही है। हम आपको बता दें कि बीबीसी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ने से पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक इंटरव्यू प्रसारित हुआ जिसमें वो बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री का जिक्र भी करते हैं।
देखिए, सत्य जो होता है इस पर 1000 कॉन्स्पिरेसी कर लो, कुछ नहीं होता है। वो करोड़ों सूर्य की भांति तेजस्वी बनकर ही बाहर आता है। ये तो मोदी जी के पीछे 2002 से कर रहे हैं और हर बार मोदी जी मजबूत होकर, सच्चे बनकर और जनता की ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर बाहर आए हैं। सवाल है कि क्या बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के विवाद के बाद ही बीबीसी के दफ्तरों पर रेड डाली गई? सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्री का विवाद क्या है ये भी बताते हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को लेकर देश भर में बहस है। 2 एपिसोड वाली इस डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर को दिखाया गया। फिल्म पर विवाद इसलिए हुआ क्योंकि इसमें 2002 के गुजरात दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाए गए। उस दौरान मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इसका पहला एपिसोड 17 जनवरी को, दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज हुआ। भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा पीस बताया था और इसे नैरेटिव पेश करने वाला बताया था। सरकार ने डॉक्यूमेंट्री के लिंक्स को ट्विटर और यूट्यूब से हटाने के निर्देश भी दिए। बीबीसी के दफ्तरों पर रेड को कांग्रेस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से जोड़ती है और इसे अघोषित आपातकाल भी बताती है। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहाँ सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। बीबीसी का जो इतिहास है कलंकित, काला, द्वेष भावना से भारत के खिलाफ कार्य करने का रहा है। और कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले तो ये याद करना चाहिए किस तरह से देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने खुद बीबीसी पे बैन लगाया। 1970 में बीबीसी की इंदिरा गांधी से भी ठन गई थी। इस समय फ्रांसीसी निर्देशक लुइस मेले ने 2 डॉक्यूमेंट्री कलकत्ता और फैंटम इंडिया को पब्लिश किया था। इन दोनों डॉक्यूमेंट्रीज में भारत में रोजाना की जिंदगी दिखाई गई थी। भारत सरकार ने इसे भारत को गलत रूप से पेश करने वाला करार दिया था। अब आपको बीबीसी के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यूनाइटेड किंगडम का नेशनल ब्रॉडकास्टर है। ये दुनिया के सबसे पुराने और बड़े मीडिया हाउस में से एक है। इसकी पूरी दुनिया में करीब 35,000 कर्मचारी हैं। ये 40 भाषाओं में खबरें प्रसारित करता है। 18 अक्टूबर 1922 को बीबीसी की शुरुआत एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर हुई। 1926 में से यूनाइटेड किंगडम ने सरकारी संस्था बनाया। तब से आज तक बीबीसी रॉयल चार्टर के तहत संचालित होता आ रहा है। बीबीसी के दफ्तरों में इनकम टैक्स सर्वे को लेकर पहले कांग्रेस हमलावर हुई, उसके बाद अखिलेश यादव आए। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी आरोप लगाने लगती हैं। अब बीबीसी दफ्तरों पर सर्वे को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा। विपक्ष मोदी सरकार को घेरता है और सरकार विपक्ष की कर्म कुंडली खोल रही है। आज तक ब्यूरो। बीबीसी पर जो हड़कंप मचा है वो खबर आपने देख ली। अब कुछ अन्य खबरों का रुख करते हैं। हाथ से चिंगारी भी अगर छू जाए तो कलेजा कांप उठता है। सोचिए, जब एक माँ बेटी को सरकारी मुलाजिमों ने जिंदा जलाया होगा तो मृत्यु से पहले वो कितना तड़पी होंगी, कितना चीखी होंगी। उस मंजर के बारे में सोचकर भी रूह कांप उठती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के सरकारी अफसर कुर्सी और ओहदे के नशे में इतना चूर हैं कि आम जनता को दुनिया की सबसे दर्दनाक मौत देने से भी पीछे नहीं हटते। ये खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधा सवाल पूछ रही है। हम है उत्तर प्रदेश सरकार। हम वही सरकार है जो अपनी जनता को जिंदा जलाकर मार देते हैं। कानपुर देहात के मड़ौली गांव में रहने वाले दीक्षित परिवार की आप बीती यही है। पहले किस्मत ने गुर्बत की जिंदगी दी, किसी तरह झोपड़ी बनाई, लेकिन प्रशासन ने उसी झोपड़ी में जिंदा जलाकर मार डाला। जानते हैं क्यों? अवैध कब्जा बताकर। नाम प्रमिला दीक्षित। सरकारी हत्यारों ने जिंदा जलाकर मार डाला। नाम नेहा दीक्षित। सरकारी हत्यारों ने जिंदा जलाकर मार डाला। मां और बेटी जिंदा जलकर मर गई। प्रशासन का नकारापन तो जिंदगी लील गया। लेकिन सूबे के डिप्टी सीएम की आंखों में इंसानियत के आंसू नहीं बल्कि सियासत के आंसू। शिवम, ये घटना बहुत दुखी करने वाली है। हम एकदम बहुत ही ज्यादा हम दुखी हैं। हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। जब से हमने सुना है तब से लगातार हम कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं। सारे जो
जिम्मेदार लोग हैं उन पर FIR दर्ज हो गई है 302 की। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे, तो हमारे परिवार के सदस्य हो। कैमरे में झूठ मत बोलिए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM साहब, अगर शिवम आपके परिवार का सदस्य होता तो क्या हैसियत थी कि आपके दरबार में जी हजूरी करने वाला सरकारी महकमा शिवम के घर के आसपास फटक पाता। ये तो झोपड़ी में रहने वाला एक गरीब परिवार था, तभी तो आपके सरकारी मुलाजिमों ने जिंदा जलाकर उसे मार डाला। यह है कानपुर जोन के कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर। पहले इन्हें सुनिए। जो अगर जमीन नहीं है तो कृषि के लिए भूमि आवंटन की मांग थी, और उसी तरह से आवास अगर नहीं है तो आवास के लिए उनकी मांग थी, पेंशन के लिए मांग थी, स्थानीय स्तर पर सुरक्षा देने के लिए भी उनकी मांग थी, और उसके साथ साथ जो है उनका जो मुआवजा राशि या जो सहायता राशि के लिए भी उन्होंने मांग की थी। उसके साथ साथ जो है सरकारी नौकरी के लिए भी उन्होंने मांग की थी। शर्म से चुल्लू भर पानी में अपना सिर डुबो दीजिए कमिश्नर साहब। जिम्मेदारी आप लोगों तक सहूलियत पहुंचाने की है, लेकिन आपका महकमा उन्हें परलोक पहुंचा रहा है। शर्म की। इतने जघन्य अपराध के बाद भी आपका कलेजा नहीं पसीजा। आप यहाँ सौदेबाजी करने पहुंचे। कहाँ मर गया आपका ज़मीर? कहाँ खो गई आपकी इंसानियत? शायद आपसे ये सवाल पूछना बेईमानी है, क्योंकि मृत्यु के शोक पे पहुंचे साहब हाथों में बोतल बंद पानी नहीं भूले। आप गरीबों की संवेदना और वेदना को क्या जानेंगे? आप तो यहाँ सरकारी रस्म अदायगी के लिए आए थे। तो नॉर्मली एंक्रोचमेंट जब हटाते हैं प्रशासन के तरफ से वीडियोग्राफी वगैरह भी होती है, तो हमने उनसे सारे वीडियो वगैरह मंगवा लिया है। अभी तक नहीं आए, जब आ जाएंगे तो उसको देखेंगे। अगर उसमें वो पता ही चल जाएगा, अगर जिनका भी गलती है उसके आधार पर हम लोग विधिक राय मतलब विधिक कार्रवाई करते हुए कड़ी कार्रवाई करेंगे। अरे साहब, आपकी कार्रवाई क्या 2 जिंदगी लौटा देगी? इस परिवार के दर्द की दवा बन जाएगी। अफसोस इस बात का है कि खुद को वीर और पराक्रमी कहने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस की मौजूदगी में 2 जिंदगी खाक हो गई। लेकिन गोली मार पुलिस यहाँ भी फिसड्डी साबित। यही योगी सरकार में मंत्री, नाम है प्रतिभा शुक्ला। इन्हें भी सुनिए। देखिए, जब 1 महीने पहले इनका घर गिराया गया था तो हम यहाँ पर आए थे, और हम लोगों ने इस परिवार को सांत्वना भी दी थी, और ये कहा था, DM को फोन करके बोला था कि आप DM के पास चले जाओ। तो DM ने कहा कि आप मंत्री जी परेशान ना हो, हम इसको देख लेंगे, निपटा देंगे, इसका कोई दिक्कत की बात नहीं है। DM ने वादा किया था कि मामले को निपटा देंगे, और उसी कलेक्टर के महकमे ने केस को निपटा दिया, जिंदा जला दिया। ये नेहा जैन है, कानपुर देहात की DM है। लेकिन जिस जिले का DM नाच गाने और तमाशे में मशगूल रहती है, वहाँ अंधेर गर्दी ही होगी। अब देखना है कि सूबे के मुखिया सरकारी कातिलों के खिलाफ एक्शन का बड़ा और कड़ा हंटर कब चलाते हैं। आज तक इसी खबर के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।